ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर ट्रंप से टॉमहॉक मिसाइल मांगी है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि उन्हें रूस के अंदर लॉन्ग रेंज अटैक के लिए लाइसेंस दे दिया जाए, लेकिन टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को लेकर ट्रंप ने ऐसी बात कह दी कि जिसने पुतिन को बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। पुतिन अब अगले 48 घंटों के अंदर बहुत बड़ा फैसला करना होगा। ये तस्वीरें देखकर ज़ेलेंस्की दहल जाते हैं। हर धमाके के साथ पुतिन ज़ेलेंस्की की राजधानी के और करीब बढ़ते जा रहे हैं। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क, इन दो मोर्चों पर ज़ेलेंस्की के हजारों सैनिक घिर चुके हैं और पुतिन की ड्रोन फोर्स उन्हें चुन चुन कर मार रही है। एक एक इमारत का हाल देखिए, वहां फटने वाले बम देखिए। पुतिन के ड्रोन हर खिड़की, हर दरवाजे पर यूक्रेन के सैनिकों को तलाश कर रहे हैं और जब उन्हें कोई नजर आता है तो होता है ऐसा धमाका। इस वक्त यूक्रेन के दो शहरों पर पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की फौज की कमर तोड़कर रख दी है। एक है पोक्रोवस्क, जो डोनेस्क शहर से 60 किलोमीटर पश्चिम में है, और दूसरा है कुपियांस्क, जो खार्किव शहर से 100 किलोमीटर पूर्व में है। ये दोनों शहर अब यूक्रेन जीतने वाली बाजी के गेटवे कहे जा रहे हैं। पोक्रोवस्क एक लॉजिस्टिक हब है। अगर ये रूस के हाथों में पूरी तरह चला गया तो डोनेस्क में यूक्रेन हार जाएगा। पुतिन के कमांडरों ने अगर इन दोनों शहरों पर 100% कब्जा कर लिया तो समझिए पुतिन की फौज का अगला टारगेट फिर कैपिटल कीव होगी। रूस का दावा है कि पोक्रोवस्क और कुपियांस्क के आसपास यूक्रेन की सेना को घेर लिया गया है और अब सरेंडर के अलावा ज़ेलेंस्की के पास कोई रास्ता नहीं है। जबकि पोक्रोवस्क को लेकर यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 55 हमले नाकाम किए हैं। रूस की फौज का आगे बढ़ना बंद कर दिया है। अब ज़ेलेंस्की की जिद देखिए। वो अपनी हारती हुई फौज का हौसला बढ़ाने के लिए पोक्रोवस्क मोर्चे से 20 किलोमीटर पहले अपनी सेना के एक अड्डे पर पहुंचे। ये है पोक्रोवस्क के पास डोब्रोपिलिया। यहीं से फौजी इकट्ठा करके पोक्रोवस्क के मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की यहां अपने सेना अध्यक्ष के साथ पहुंचे और ओज़ोव यूनिट के उन फौजियों को मेडल का हौसला बढ़ाया जो रूस की तोपों से बचकर वापस यहां पहुंचे हैं। इसी मोर्चे से लौटकर अब ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा दुविधा में हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2026 में युद्ध कैसे लड़ेंगे, वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाए हैं कि यूक्रेन को टॉमहॉक दीजिए, किसी भी सूरत में उन्हें टॉमहॉक चाहिए। United States of America need to be open to the opportunities of long-distance weapons, long-range weapons. That is very important, even as a deterring factor. We need to have it to use it. We need the support of the US. We need the support of President Trump about that. And it will be a decisive pressure against Russia. Then sanctions, which are so important. And here I'd like to express my gratitude to Europe, the European Union, for the 19th sanctions package. 3, 2, 1, launch. टॉमहॉक यानी वो क्रूज मिसाइल जिसकी तस्वीरें देखकर ज़ेलेंस्की की रगों में जोश उमड़ पड़ता है। इसी मिसाइल के ज़ेलेंस्की बड़े दीवाने हैं, क्योंकि इसी मिसाइल में उन्हें यूक्रेन को बचाने वाला रास्ता नजर आ रहा है। इस साल ज़ेलेंस्की 6 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं। हर बार उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, यूक्रेन के लिए लंबी दूरी के हथियार मांगे और इसमें F-16 से लेकर टॉमहॉक उनकी लिस्ट में रहे। वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर उनके बाजुओं को मजबूत करे, यूक्रेन के लिए अपने हथियार गोदाम खोल दे ताकि पुतिन से लंबा और निर्णायक युद्ध लड़ने की ताकत यूक्रेन को मिल जाए। ज़ेलेंस्की की डिमांड है कि उन्हें टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दी जाए। दूसरे नंबर पर हिमार्स रॉकेट है। तीसरे नंबर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल हैं।
इन्हीं तीनों हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की 2026 में भी युद्ध लड़ पाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। ज़ेलेंस्की की लिस्ट में ये वो हथियार हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को बड़े पैमाने पर भड़का सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहिए। इसके बिना रूस को रोकना नामुमकिन है। ये है अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल जो यूक्रेन बार बार अमेरिका से मांग रहा है। ट्रंप इस मिसाइल को लेकर कभी हां कभी ना कह रहे हैं। उनके सामने ज़ेलेंस्की बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि यूक्रेन को टोमाहॉक दी जाए, क्योंकि अब यही हथियार है जो ज़ेलेंस्की के देश को पुतिन से बचा सकता है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बुलंदी पर पहुंचा दिया है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रेडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की की डिमांड टोमाहॉक वो मिसाइल है जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनती जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या टोमाहॉक रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि अगर ये मिसाइल ज़ेलेंस्की ने मॉस्को फायर की तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ज़ेलेंस्की टोमाहॉक से किन टारगेट पर हमला करेंगे। उनकी रेंज में मॉस्को भी होगा, सेंट पीटर्सबर्ग भी होगा। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से वादा कर लिया है कि वो टोमाहॉक के जरिए सिर्फ रूसी सेना के ठिकानों को तबाह करेंगे, लेकिन ट्रंप को उन पर यकीन नहीं है। वैसे टोमाहॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत बता रही है ये मिसाइल रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होंगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों कई गुना बढ़ा देंगी। 2500 किलोमीटर रेंज वाली टोमाहॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है वो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर है। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1000 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर है। और यहाँ से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब ज़ेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टोमाहॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक और साथ ही साथ ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका है। अब इस मिसाइल का अगला टारगेट रूस के बड़े बड़े शहर और मिलिट्री ठिकाने बन सकते हैं। यही बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की खबर देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि टोमाहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. पुतिन टोमाहॉक को लेकर ट्रंप को आगाह कर चुके हैं, इसलिए ट्रंप भी पसोपेश में हैं। पुतिन बहुत गुस्से में हैं। अब तक यूक्रेन का युद्ध पुतिन के कंट्रोल में रहा है, लेकिन ट्रंप की ये मिसाइल इस कंट्रोल को पुतिन से छीन सकती है। इसलिए ट्रंप और पुतिन की टक्कर सामने नजर आ रही है और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे जिस युद्ध को लेकर 4 साल का वक्त होने वाला है, उसे लेकर ट्रंप पुतिन पर बहुत गहरा तंज कर चुके हैं। एक तरह से ट्रंप ने पुतिन का मजाक उड़ाया और कहा कि ये जंग तो उन्हें 1 हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी। Look, I'm very disappointed because Vladimir and I had a very good relationship, probably still do. I don't know why he continues with this war. This war has been so bad for him. He's going into 4 years of a war that he should have won that war in 1 week. He's going to have soldiers probably close. Certainly in terms of wounded and no legs and no arms and all the things that happen in horrible wars. It's a horrible war. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले
पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिसमें पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के लिए रहम की कोई जगह नहीं बची है। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं, ताकि रूस के ऐसे ठिकानों पर जवाब दे सके जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते हैं, क्योंकि कीव और बाकी शहरों में ठप पड़ी बिजली लगातार नया सायरन बजा रही है। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली और गैस नहीं होती। इजराइल के 7 दुश्मन देशों ने इस्तांबुल में सीक्रेट मीटिंग की, जहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पीएम नेतन्याहू पर युद्ध समझौता तोड़ने के आरोप लगाए। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एटमी गठबंधन कर ट्रंप को भी झटका दे दिया। वहीं इजराइल ने तुर्की और पाकिस्तान पर गाजा में तैनात होने जा रही संयुक्त सेना में घुसपैठ के आरोप लगा दिए। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास का साथ देने वाले सभी अब इजराइल के दुश्मन नंबर 1 हैं। तुर्की ने बना ली एंटी इजराइल इंटरनेशनल फोर्स। सात मुस्लिम देशों का इजराइल पर हमला शुरू। अमेरिका के एटम बम से जलेगा इजराइल। क्या गाजा में ट्रंप से युद्ध शुरू करेंगे एर्दोआन? जिस युद्ध के खात्मे का ऐलान ट्रंप ने कर रखा है, जिस युद्ध में ट्रंप ने इजराइल की जीत का दावा कर रखा है, जिस युद्ध को भड़काने वालों को ट्रंप ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है, उसी युद्ध में 7 मुस्लिम देशों ने बारूदी साजिश का तड़का लगा दिया है। फिर से महायुद्ध भड़काने की साजिश के सूत्रधार कोई और नहीं, तुर्की के तिकड़मबाज प्रेसिडेंट एर्दोआन हैं, जिन्होंने 7 मुस्लिम देशों के लीडर का जमघट लगाकर इजराइल की तबाही की चेतावनी दे डाली है। तुर्की आर पार के मूड में आ गया है। तुर्की ट्रंप की भी नहीं सुन रहा है। तुर्की महाविनाश के हथियारों की धौंस जमा रहा है। गाजा में नई इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर छिड़े घमासान के साइड इफेक्ट जान लेते हैं। ट्रंप के करवाए समझौते के तहत गाजा में सुरक्षा के लिए कई देशों की संयुक्त सेना की तैनाती की जानी है, जिसमें शामिल होने के लिए तुर्की और पाकिस्तान फड़फड़ा रहे हैं। जबकि पीएम नेतन्याहू ने क्लियर कर रखा है, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान और तुर्की को गाजा इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान गाजा में सेना भेजने के लिए छटपटा रहे हैं। तुर्की ने इस्तांबुल में 7 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इस्तांबुल में इजराइल के दुश्मनों का मोर्चा बनाकर एर्दोआन ने नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल युद्ध समझौते का बार-बार उल्लंघन कर रहा है, जिससे युद्ध समझौता खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। Ancak mutabakatın harfiyen uygulanması konusunda bildiğiniz gibi bazı sorunlar da yaşanmakta. İsrail ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız. तुर्की का प्लान इजराइल को गाजा में घेरने का है, जिसके लिए वो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर
संयुक्त सेना में शामिल होने की जुगत भिड़ा रहा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक गाजा में ट्रंप ऐसी संयुक्त सेना तैनात करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अमेरिकी सहयोगी देश शामिल हों। ट्रंप के क्लीन कोलिएशन फोर्स गाजा मिस्र बॉर्डर की सुरक्षा करेगा, साथ ही उन गलियारों की रक्षा करेगा जहां से राहत सामग्री बिना रुकावट गाजा तक पहुंचे। ट्रंप ऐसी सेना गाजा में तैनात करने के मूड में हैं जो जरूरत पर बड़े ऑपरेशन भी अंजाम दे सके। यही फोर्स फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग के साथ हमास के हथियारों को जब्त करने का मिशन भी चला सके। ऐसे देश जिन पर ट्रंप भरोसा करते हैं, कम से कम वो पाकिस्तान और तुर्की नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों देशों पर नेतन्याहू को सख्त एतराज है। इजराइल अभी भी गाजा, रफाह और खान यूनिस पर हमले कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने बताया है कि इन सभी इलाकों में हमास लड़ाकों ने डेरा जमा रखा है, जिनका सफाया तेजी से किया जा रहा है। नेतन्याहू ने ये धमकी भी दी है कि अगर अब इजराइल के किसी भी सैनिक को नुकसान पहुंचा तो सबसे भयानक हमला होगा। זה שישנם כיסים של חמאס עדיין בשטחים שהם בשליטתנו בעזה, ואנחנו מחסלים אותם באופן שיטתי. יש שניים בעצם ברפיח ובח'אן יונס, והם יחוסלו. הדבר השלישי זה כל השאלה של סיכון לכוחותינו. ההנחיה שלי היא חד משמעית. אם יש ניסיון לפגוע בכוחותינו, פוגעים גם באלה שמפגעים וגם בהתארגנות שלהם לצורך הגנת כוחותינו. על זה אין פשרות, זה הקביעה שלנו. אנחנו מדווחים לידידינו האמריקנים, אנחנו לא מבקשים את רשותם. צריך להבין את זה, כי אני שומע הרבה דברים שהם פשוט אינם נכונים. אנחנו שומרים על האחריות הביטחונית העליונה ואנחנו לא נוותר על זה. वाफा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ने बीते एक महीने में हजारों हमले कर भारी तबाही मचाई है। इजराइल ने 1584 हमले वेस्ट बैंक, 542 हमले रामल्लाह, 542 हमले अल बिरेह, 412 बार बमबारी नबलस, 401 हमले हेब्रोन में किए हैं। इजराइल हमास युद्ध समझौते के बाद भी युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमास लड़ाके जैसे ही मौका पा रहे हैं, इजराइल के सैनिकों पर भयानक हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में इजराइल बारूद बरसा रहा है, लेकिन इजराइल के लिए ज्यादा दिन तक हमले कर पाना आसान नहीं होने वाला। जैसे ही संयुक्त देशों की सेना गाजा में तैनात होगी, इजराइल के हाथ बंध जाएंगे। तुर्की ने आरोप लगाए हैं कि गाजा युद्ध समझौता तोड़ने के सभी पैंतरे नेतन्याहू आजमा रहे हैं। Özellikle İsrail'in Netanyahu hükümetinin yani nihai hedeflerini engelleyecek olan bu ateşkesin ve barış anlaşmasının kırılgan bir zeminde devam etmesi için belli çevrelerin ciddi çalışması. तुर्की जहां मुस्लिम देशों का अलायंस बनाकर इजराइल से बदला लेना चाहता है, वहीं हूथी लड़ाकों ने एक बार फिर से बारूदी टकराव का ऐलान कर दिया है। हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी ने रिकॉर्डेड भाषण में नेतन्याहू को नए युद्ध की धमकी दी है। हूथी चीफ ने युद्ध का ऐलान करते हुए कहा है कि हम निश्चित रूप से इजराइल के साथ टकराव के एक और दौर की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा रहेगा और इजराइल हूथी के खिलाफ साजिश अंजाम देता रहेगा, खाड़ी में शांति नहीं आ सकती। हूथी लड़ाके अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। इस बार बड़े हथियार और सेना से दुश्मन से मुकाबला होगा। इजराइल ने हूथी लड़ाकों पर कई बार भयानक हमले किए हैं। यहां तक कि इजराइल हूथी लड़ाकों की पूरी सरकार का सफाया कर चुका है। हूथी पर इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने भी कई राउंड में बमबारी की है। हूथी लड़ाकों को काबू में लाने के लिए ट्रंप ने अपने जंगी बेड़े भी लाल सागर में उतारे हैं, लेकिन अब तक ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ हूथी चीफ अब्दुल मलिक नहीं आया है। ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाके मौका मिलते ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार कर देते हैं। हूथी लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को भी मिसाइल धमाकों से उड़ाते रहते हैं। इसलिए इजराइल यमन से हुए युद्ध के ऐलान को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है।
हालांकि फिलहाल नेतन्याहू को तुर्की से निपटना है, जिसने पाकिस्तान को पाले में लेकर इजराइल को दहलाने का प्लान बना रखा है। ये दोनों देश इजराइल के लिए इसलिए सिरदर्द हैं कि दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के स्वयंभू फील्ड मार्शल के एटमी गोदाम में 170 के करीब परमाणु बम हैं। वहीं नेटो सदस्य देश होने की वजह से तुर्की में अमेरिका के 20 B-61 परमाणु बम तैनात हैं। पहले तुर्की में करीब 100 एटम बम का अनुमान भी लगाया जाता रहा है, इसलिए पक्के तौर पर एटम बमों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं इजराइल से बड़ी हैं। तुर्की के हाईटेक हथियार फाइटर ड्रोन इजराइल से ज्यादा घातक माने जाते हैं। तुर्की के पास पुतिन का दिया डिफेंस सिस्टम भी है। तुर्की की नेवी और मिसाइल पावर को भी इजराइल से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। वहीं पाकिस्तान के जंगी हथियार और सेनाएं इजराइल से संख्या बल में बहुत आगे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में खाड़ी देशों से ऐसी डील की है जिससे भी इजराइल अलर्ट पर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच युद्ध समझौता हुआ है, जिसकी शर्तें ये हैं कि अगर किसी भी देश पर हमला हुआ तो दोनों देश उसका जवाब देंगे। मतलब पाकिस्तान इजराइल युद्ध शुरू हुआ तो सऊदी अरब को मुनीर सेना के साथ युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। पाकिस्तान तुर्की की जुगलबंदी जहां नेतन्याहू की टेंशन बन गई है, वहीं ट्रंप के लिए इस ईरान से बड़े खतरनाक सिग्नल मिले हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के मोहम्मद पहलवान के कांड ने हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तानी मूल का मोहम्मद पहलवान ईरान के बने हथियारों को हूथी लड़ाकों को तस्करी करता था। हूथी लड़ाकों को जिन हथियारों की सप्लाई पहलवान ने की, उसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइल शामिल थी। अमेरिका में रहकर इजराइल के दुश्मनों को हथियार तस्करी करने वाले पाकिस्तानी पहलवान को 40 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अभी कितने पाकिस्तानी तस्कर अमेरिका में इजराइल की तबाही का प्लान बना रहे हैं, ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से साफ किया है कि इजराइल पर आने वाली हर मुसीबत का सामना वो खुद करेंगे। ट्रंप ने इजराइल के दुश्मनों को धमकी दी है कि अगर किसी ने ज्यादा जुर्रत दिखाई तो अमेरिका उन्हें मसल कर रख देगा, वो फिर चाहे तुर्की हो या फिर पाकिस्तान।